वो मुझे लगता है मकसद यही था। मैं ये 9वीं दफ़ा मैं गिरफ़्तार हुआ, लेकिन मुझे इतनी तकलीफ़ पहले कभी नहीं हुई। और तकलीफ़ें आपके सामने ही हैं। बहुत सारी चीज़ों ने मेरे जिस्म पे निशान छोड़े, मेरी रूह पे निशान छोड़े, ये रहेंगे मेरे साथ। लेकिन ये जो गिरा लगी है ना, ये बहुत तकलीफ़ हुई है मुझे। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। ये एक आदमी हज करने जा रहा है तो आप उसे कैसे रोक सकते हैं? या तो सऊदी एयरलाइन की मेरी बराह रास्त प्रवास थी, जद्दा में जा रहा था। और हुआ ये था कि मैंने 2022 में जाना था हज पे। मैं गिरफ़्तार था आप लोगों के सामने ही। मैं उस दिन जिस दिन छूटा उस दिन हज था। फिर मैंने 2023 में हज पे जाना था, मैं गायब हो गया। अब 2024 का मैंने प्रॉमिस किया हुआ था अपनी फैमिली से कि हम हज पे जाएंगे। बाहर से मैंने अपनी फैमिली को बुलाया एयरपोर्ट पे। इससे पहले जो मेरी फ़्लाइटें थी वो इस तरह थी कि मैं यहाँ से गल्फ़ जाता, वहाँ से अपनी फैमिली को पिक करता और एहराम पहन के हम वहाँ से चले जाते। क्योंकि ये केस बार बार अदालत में चलता रहा, मैं एयरपोर्ट जाता रहा, मुझे रोकते रहे। 5 मरतबा मैंने टिकट लिया। अब ये आखिरी फ़्लाइट थी जो पाकिस्तान से लाहौर से जा रही थी। इसके अलावा मेरे पास कोई अवेलेबल फ़्लाइट थी नहीं। लाहौर से ये आखिरी फ़्लाइट जा रही थी रात को 3 बजे। एक मैं बस थोड़ी देर बात बता दूँ, आप इससे पहले गए माह रमज़ान से, मैं चाहता हूँ आप बताएं कि रमज़ान में मेरी फैमिली उम्रा करने के लिए गई। और क्योंकि जब मैं वापस आया ना तो ये सब अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा कर रहे थे। इन लोगों ने कोई नीयत की हुई थी कि हम सब इकट्ठे अल्लाह के घर पे हाज़िरी देंगे। अम्मी अब्बू ने उम्रे पे पहले जाना था। जब इन्होंने जाना था तो उस दौर में मैं उठाया गया था, तो इन्होंने अपना उम्रा मुअख्खर कर दिया था। और ये नीयत कर दी थी कि मैं अपने सारे बच्चों को लेकर छोटे बच्चों को भी फैमिली के लेकर, तो बहुत बड़ी तादाद में सब लोग उम्रे के लिए तैयार हो गए। तब मुझे पहली दफ़ा पता चला कि मैं ट्रैवल नहीं कर सकता। तो मेरे भाई ने पता करवा के बताया कि भाई आपका तो नो फ्लाइंग लिस्ट में आपका नाम है, आप तो ट्रैवल नहीं कर सकते। तो तब हमने कोर्ट से रब्ता किया था। फिर मेरे घर वाले चले गए, मैं नहीं जा पाया। फिर मैंने केस वापस ले लिया। मैंने मेरी पूरा रमज़ान गुजर गया नहीं मिली। मैंने आपके सामने मैंने जज साहब को ये कहा था कि जज साहब या तो आप मुझे उम्रे पे भेजेंगे आज, या फिर मैं इस अदालत में दोबारा नहीं आऊँगा। वो मैंने उम्रे पे जाना है, मैं कहीं जाना ही नहीं चाहता। और तो मैंने उस वक्त, क्योंकि मेरी फैमिली के आने का वक्त वापस आने का हो गया, तो फिर मैंने अपना केस वापस ले लिया ताकि किसी को ये ना लगे कि ये कहीं जाना चाहता है। मैं एक्चुअली उम्र पे ही जाना चाहता था उस वक्त। फिर वक्त गुजरता गया। फिर हज जब करीब आया ईद के बाद, तो तब क्योंकि हमारा पहले से प्लान था, तो मैंने वज़ारत दाखिला में ख़तों की दावत शुरू की। अब मेरी जो लीगल टीम है उन्होंने तकरीबन 1.5 महीना मेहनत की उनके साथ, कुछ नहीं किया उन्होंने। सिंगल जज का ऑर्डर भी था उसके बाद, हाँ पहले था। फिर उसके बाद मैं गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट। चीफ जस्टिस ने एक ऑर्डर दिया, फिर मुझे ऑफलोड कर दिया। दूसरा ऑर्डर दिया, फिर उसकी कंप्लाइंस नहीं हुई। फिर मैं डीबी में गया। 2 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने सुबह से लेकर शाम तक 4 मरतबा केस सुना है कि पाकिस्तान से जाने वाली आखिरी फ़्लाइट है इस बंदे के लिए, हम चाहते हैं कि ये हज पे जाए। और जजेस ने इतना मेरे पे एतबार किया, मेरी क्रेडिबिलिटी पे, कि उन्होंने मेरे सिर्फ लिख कर देने के ऊपर एतबार कर दिया। उन्होंने कहा ठीक है आप जाएं, हमें भरोसा है कि आप वापस आएंगे। उन्होंने कहा काफ़ी है इतना, हमारे लिए इतना काफ़ी है कि आदमी लिख कर दे रहा है। और 8 तारीख को मेरी पेशी उन्होंने जुलाई की रख दी। तो मैंने यहाँ से हज पे जाना था, वापसी पे अपने बच्चों को मिलना था और पाकिस्तान वापस आ जाना था। और कोई मेरा प्लान नहीं था। पाकिस्तान ही आना यार, मैंने कहाँ जाना है। पहले 3 दफ़ा जब ये साबिर शाकिर साहब बाहर गए, उसके बाद 3 दफ़ा मैं बाहर गया हूँ, तीनों दफ़ा वापस आया हूँ। जब अरशद भाई बाहर गए तब भी मैं बाहर गया हूँ, मैं वापस आया हूँ। जब ये बाकी लोग पाकिस्तान से बाहर गए, मैं कई दफ़ा बाहर गया हूँ, 3 दफ़ा, तीनों दफ़ा वापस आया हूँ। तो भी मेरे नहीं आना होता तो मैं पहले ही भाग जाता। अब मैं हज करने जा रहा हूँ भाई, 3 साल से कोशिश कर रहा हूँ, फॉर गॉड सेक आप समझे बात को। और मैंने तमाम लीगल जितने भी ऑप्शन हैं वो इस्तेमाल किए। फाइनली अदालत ने मुझे कहा जी आप जाके इंटीरियर सेक्रेटरी को मिल लें, अगर वो कुछ श्योरिटी आपसे लेना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अदालत में कह दी हम ले लेते हैं श्योरिटी। मैं गया, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा जी 10 लाख रुपया, मेरी सारी जायदाद भी मांगते ना मैं दे देता इनको। हज पे जा रहा हूँ भाई, जितने ज़्यादा पैसे इनके पास रखवा के जाऊँगा उतना ज़्यादा सवाब होगा। तो मैं तो 10 लाख का तो मसला ही कोई नहीं था। ये कहते अपनी सारी जायदाद, घर, गाड़ी सब कुछ रख के चले जाता, मैं रख के चला जाता, गिर भी रख के चला जाता अपने आप को भी, कि मैं हज करके वापस आ जाऊँगा। मैंने जनाब इनको वो 10 लाख इन्होंने मांगा, उसका पे ऑर्डर भी वहाँ, वो सिद्दीक जान ने मेहरबानी की, उसने फ़ौरन जमा करवाया। और सारी इजाज़त लेके, उनसे अप्रूवल का लेटर लेके हाई कोर्ट ने लिखा है कि इसको नहीं रोका जाएगा। एयरपोर्ट की प्रेमिसेस में जब मैं यहाँ पहुँचा और मैंने गुस्ल किया और एहराम पहना और मैंने 2 नफल पढ़े तैयारी से ही। हाँ, क्योंकि ये घर हमारा सबसे करीब ये वाला घर है। एयरपोर्ट से सबसे करीब, मेरा जो दूसरा घर है वो दूर है एयरपोर्ट, ये घर करीब है एयरपोर्ट से। तो मैं इधर आ गया। मैंने फटाफट यहाँ पे, इसने मुझे अली ने कहा कि तू इधर आ जा यार, साथ ही एयरपोर्ट है, 5 मिनट के फासले में, यहीं से तैयार होकर निकल जाएंगे, फ्रेश होके।
मैं खुद क्योंकि गाड़ी चलाता हुआ आ रहा था और हमें 8:30 बजे फैसला मिला। ठीक। तो आप सोचें कि हम किस हासिल में आए होंगे कि रास्ते में पानी पीने के लिए भी हम नहीं रुके। ठीक। तो मैं जब यहाँ पहुँचा तो मैंने आके गुस्ल किया, गुस्ल करके मैंने आराम पहना, 2 रकात मैंने नफल पढ़े, और उसके बाद मुझे पता चल गया कि जी वहाँ बहुत ज़्यादा तादाद में पुलिस वाले और सादा कपड़ों वाले बंदे और नकाब पोश वहाँ पे फिर रहे हैं, ठीक। बहुत बड़ी तादाद। ये आपको पता चल गया था? यहाँ में पता चल गया, इन्फॉर्मेशन आ गई, सही है। यहाँ पता चल गया कि वो हर गाड़ी को चेक कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं। जो लोग पहले मुझे छोड़ने के लिए वहाँ पहुँचे ना मेरी फैमिली के, तो उन्होंने देख लिया, क्योंकि मेरी फैमिली बाहर से भी आ गई थी। ठीक। वो भी बाहर से आ गए थे और वो भी देख रहे थे कि ये एयरपोर्ट पे क्या हो रहा है, कि ये तो नॉर्मल एयरपोर्ट नहीं है। सही। फिर भी हम वहाँ चले गए। एयरपोर्ट के पास जाके अली ने गाड़ी रोकी और इसने कहा कि इमरान आई नीड योर फाइनल कॉल। वो सामने देख क्या सूरत हाल है, वो तो बिल्कुल पागलों की तरह हर गाड़ी के साथ चिपके हुए हैं लोग से। देन आई सेड कि यार यहाँ से वापस नहीं जा सकते, मैंने आराम पहना हुआ है और मुझे पूरा यकीन था ये मुझे रोकेंगे, थोड़ा सा तंग करेंगे और ये कहेंगे जी हम हज पे जाते हुए आदमी को नहीं रोक सकते, आप चले जाएं। खुदा की कसम मुझे ऐसे लगता था। सही। इन्होंने मुझे रोका और हम मुस्कुरा रहे थे। मैं सिर्फ अपना वो दुआ पढ़ रहा था, मैं और कोई काम नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ दुआ पढ़ रहा था, तलबिया, लब्बैक 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 ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। सही। तो मैं तो दुआ पढ़ रहा था, मैं तो जा रहा था हज पे। इन्होंने वहाँ पे सादा कपड़ों में आके बंदों ने घेर के गाड़ी रोक ली। देखिए सिविलियन जब आपकी गाड़ी को आके रोक लेते हैं तो आप का कोई ना कोई रिएक्शन होगा ना कि भाई ये कौन लोग हैं। अली ने उनसे पूछना शुरू किया, मैं अपनी दुआ ही पढ़ रहा था। अली उनसे बार बार पूछ रहा था, शायद आपने वीडियो देखी, हाँ, मैं तो गिरफ्तार हो गया, मैंने चीज़ें नहीं देखी। लेकिन अली मुझे याद है एक ही बात कह रहा था कि वर्दी वाले को भेज, वर्दी वाले को भेज, हु आर यू, तुम हो कौन। भाई अजहर सिद्दीक साहब ये सवाल कर रहे थे, उनके साथ उन्होंने हाथापाई शुरू कर दी। ईंटें लेकर आए, लाके मेरी गाड़ी में ईंटें मारना शुरू कर दी दरवाजे में, खिड़की में। मैंने अपना हाथ यूँ रखा कि मैं एहराम में हूँ, मैं जख्मी ना हो जाऊँ। तो जख्मी हो जाएं आप और ब्लड आपका निकले तो फिर वो आपको दम वगैरह। तो मैंने उसको ऐसे कर दिया ना कि मेरी आंख में ना लग जाए, मैंने सफ़र पे जाना है तो ये मार रहा है। तो उसने 2-3 दफ़ा ईंट मारी, उसके बाद यूनिफॉर्म वाले बंदे आ गए। यूनिफॉर्म वाले बंदे आए तो अली ने कहा जी खोल दे। इसने लॉक खोला, उसने मेरी कलाई से पकड़ा, मैं अभी भी दुआ ही पढ़ रहा था। उसने कहा सर चलें साथ। कोई बात नहीं बताई क्या? मैंने तो बात करनी नहीं थी ना, मैं तो अपना दुआ पढ़ रहा था। उन्होंने मुझे कहा कि उस गाड़ी में बैठ जाए। अच्छा, मैं फिर भी ये समझा कि उस गाड़ी में बैठा के कहीं और से घुमा के ले जाएंगे। हो सकता है किसी ऑफिसर से मेरी मुलाकात करवाएंगे, सर मेहरबानी करें थोड़ी सी हमारे को बातचीत करें, जाएं आप। मेरे दिमाग में फिर ये था, मैं जाके मुस्कुराता हुआ उस गाड़ी में बैठ गया, दुआ पढ़ता हूँ। वो लेके गाड़ी उल्टी तरफ रिंग रोड की तरफ भाग गए। लेकिन इस दौरान हमने देखा कि वहाँ पर सहाफ़ी शाकर अवान अवैस और साफी में मोबाइल छीने गए, पीछे कोई मोबाइल भी छीने, बंदे भी पकड़ लिए, इन्होंने कोई तशद्दुद भी किया। मुझे ये पता चला बाद में, मुझे पुलिस वालों ने बताया कि जी पीछे लड़ाई भी हुई थी। अच्छा, मुझे इन्होंने गाड़ी में बैठाया और लेके निकल गए। रास्ते में ना पुलिस वाले रोना शुरू, और उसने मेरे से माफ़ी मांगना शुरू कर दी। उसके हाथ कांप रहे थे पुलिस वाले ने। हाँ, उन्होंने कहा कि सर आप हमें माफ़ कर दें। सर हम नहीं हैं सर अल्लाह की कसम हम मजबूर हैं नौकरी की वजह से। और वो तकरीबन रो रहे थे, मैंने देखा उनकी आंखों में आंसू थे। तो क्यों मजबूर क्यों थे? वो रो रहे थे बेचारे। वो ये कहते जी हम मजबूर हैं, हम ये नहीं करना चाहते, हमें पता है हमने अजाब अपने सर ले लिया है। क्योंकि मैं उस वक्त भी दुआ ही पढ़ रहा था। तो मैंने कहा तुम लोग परेशान ना हो, अभी तुम लोग मुझे एयरपोर्ट लेकर आओगे और मुझे जहाज़ में चढ़ाओगे। मैं इस कन्विक्शन के साथ था, पूरे यकीन के साथ। और वो फिर लेकर मुझे गए एक जगह पे, वहाँ से दूसरी जगह पे, और फिर वहाँ से मुझे मॉडल टाउन थाने में ले जाकर उन्होंने एक जगह बैठा दिया। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा टाइम क्या हुआ है? तो उन्होंने मुझे गालिबन कोई 1:30 बजे का टाइम बताया, 1:30 या 1:45। मैंने कहा अभी भी 1 घंटा बाकी है, तुम मुझे लेकर जाओगे और जहाज़ में बिठाओगे, याद रखना। ये क्या दिया आपने? मैं उन्हें कह रहा था और मैं दुआ पढ़ रहा था। मेरा दिल ही नहीं मान रहा था कि यार रियासत ये भी कर सकती है। तो अबू जहल ने किया था ये, मुझे अगले दिन औरिया मकबूल जान साहब ने बताया कि तो अबू जहल ने किया था। और मैंने कुरान पाक में सूरह हज में पढ़ा हुआ है खुद, क्योंकि मैंने कुरान पाक का तर्जुमा बहुत दफ़ा पढ़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मौका दिया अल्लाह ताला ने, उसकी बड़ी मेहरबानी है, उसने किताब मुझे पढ़ने दी, ये उसकी तौफीक है। तो भाई उसमें तो बड़ा कैटेगोरिकली बड़ा सख्त अज़ाब है इन लोगों के लिए। ये कैसे आग से खेल सकते हैं? मुझे लगा थोड़ा डरा रहे हैं या कुछ ऐसे कर रहे हैं, थोड़ा सा परेशानी पैदा कर रहे हैं, मुझे भी एयरपोर्ट छोड़ के आए। सही। लेकिन वो फिर पुलिस वाला ना तकरीबन रोता हुआ ही आया। उसने कहा सर आपकी फ़्लाइट जो है ना वो चली गई। फिर उन्होंने कहा जी रोते हुए आपको इन्फॉर्म किया? तकरीबन वो रो ही रहा था। ठीक। उसने कहा जी अब आप ये एहराम उतार दें। जी मैं तो नहीं उतारता हूँ। फिर उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा कहना शुरू कर दिया, बंदे इकट्ठे कर दीजिए, एहराम उतारेंगे, एहराम उतारेंगे। मैं कहा मैं क्यों उतारूँ भाई? कहते नहीं इसके साथ आप नहीं जा सकते अदालत से बाहर। मैंने कहा यार ये कपड़े हैं, मेरे नबी ने सारी ज़िंदगी ऐसे कपड़े पहने हैं 2 चादरों के साथ। तो मैंने कहा यार इसी में आपने दफन होना होता है, मैं इन्हीं कपड़ों में जाऊँगा। उन्होंने फिर कहा कि सर बात यह है कि हमें बड़े सख्त ऑर्डर हैं, कहीं और से टीम आ जाएगी और वो आपके साथ ज़्यादती और ज़बरदस्ती करेगी।
تو آپ احرام اتار دیں. میں نے کہا یار یہ تو اچھی بات نہیں ہے. پھر انہوں نے مجھے بہت فورس کیا تو میں نے کہا جی میرے کپڑے منگوا دیں گھر سے, میں نے یہ آپ کے کپڑے نہیں پہنے. پھر وہ مجھے کپڑے کسی طرح انہوں نے مینیج کیا, میرے گھر سے ایک شلوار قمیض منگوائی کسی اور تھانے میں, وہاں سے وہ تھانے میں لے کے موٹر سائیکل پہ ادھر پہنچے ماڈل ٹاؤن تھانے میں. انہوں نے مجھے کپڑے دیے اور مجھے فورس کیا کہ میں احرام اتار کے اپنے کپڑے پہنوں. پھر مجھے صبح عدالت لے کے تو آپ کو مقدمے کا نہیں بتایا گیا, رات گئے ساری؟ مجھے نہیں پتا تھا, مجھے صبح بتایا گیا کہ جی آپ کے اوپر 406 کا مقدمہ ہے. کوئی بندے کا بھی مجھے بتایا گیا یہ بندہ ہے. میں نے کہا جی میں تو اس کو جانتا ہی نہیں ہوں. بیچ میں بھی کوئی بندہ ڈاکٹر ارشد بتایا, میں نے کہا جی میں اس کو بھی نہیں جانتا ہوں. تو میں نے کہا آپ جانتے ہیں ان کو؟ تو وہ پولیس والا ہنسنا شروع ہو گیا, کہتا ہے سر آپ کو سب ہی پتا ہے, آپ جانتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اچھا, پولیس والے کو کہانی ساری پتا؟ وہ کہتا ہے جی اب اس نے میرے سے ایک لفظ انویسٹیگیشن کا نہیں کیا. میں نے کہا یار ایک دن کا ریمانڈ لینے کے باوجود میں نے کہا مجھ سے پوچھو تو صحیح, کوئی تو کام کر دو, تنخواہ ملتی ہے تمہیں. وہ کہتے ہیں سر ہمیں پتہ ہے ہمیں کس بات کی تنخواہ ملتی ہے, چھوڑ دیں آپ, ہمیں پتہ ہے سارا کچھ, ساری دنیا ہی جانتی ہے, ہم نے آپ کا ریمانڈ مانگنا ہے اور آپ نے باعزت بری ہونا ہے.